नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी EHEV के बारे में। जहां एक महीने पहले मैं आपको वीडियो में ये बोल रहा था कि होंडा इंडिया में टिकेगी या नहीं टिकेगी, इस पर संशय बना हुआ है। एक महीने बाद में होंडा ने उसका जवाब बेस्ट पॉसिबल तरीके से दिया है। नया प्रोडक्ट जो है वो लाके गाड़ियाँ डीलरशिप पे पहुंचने लग गई है। सिटी हाइब्रिड की हम बात कर रहे हैं, होंडा इसको EHEV कहता है, सिटी हाइब्रिड को। और ये हाइब्रिड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पूरी वीडियो में आगे जाने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जो है बेहतर समझ पाए कि गाड़ी में फ़र्क क्या है जो रेगुलर पेट्रोल सिटी है उसके मुकाबले। तो सबसे पहले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। गाड़ी को चलाऊंगा भी, गाड़ी की अच्छी बुरी बातें भी बताऊंगा क्योंकि क्यों थाईलैंड में जो मैंने दिखाया था वो RS स्ट्रीम था, यहाँ पे RS की जगह ZX हमें दिया गया है। सब चीज़ों की बात करेंगे और नए चेंजेस क्या क्या है उनकी बात करेंगे। पहले चीटिंग पेपर जो है उसको निकाल के काम किया जाए चीटिंग करने का। तो देखो, मोटा मोटी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। पहले आपको इंजन जो है वो खोल के बताता हूँ क्या सब चीज़ें हैं। ये यहाँ पे ना ये इंजन है, ठीक है। रेगुलर सिटी में भी 1.5 का आता है, इसमें भी वही ब्लॉक लगा हुआ है, लेकिन उस ब्लॉक के ऊपर जो हेड है वहाँ पे वॉल वगैरह जो उनमें बहुत ही भयंकर चेंजेस कर दिए गए। वो चेंजेस क्यों किए गए? एटकिंसन साइकिल अचीव करने के लिए। अब एटकिंसन साइकिल क्या होता है एकदम बढ़िया भाषा में अभी समझा दूंगा, बट उससे पहले यहाँ पे नीचे तक मोटर है, 2 मोटर्स जो है वो लगी हुई है यहाँ नीचे तक। उसके नीचे जो है व्हील्स की कनेक्टिविटी है, मतलब जो पावर जो है व्हील्स से कैसे जाएगी। अब पावर कहाँ से जाती है, क्या जाती है, उनकी बात करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एटकिंसन साइकिल क्या होता है। एटकिंसन साइकिल बेसिकली एक, आप ये समझ लो लेमन में कि एक बैंड है पावर का, जिसमें सबसे सही फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाए, साथ ही में वो पावर भी मिल जाए जो गाड़ी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि भैया ये पावर तो होनी चाहिए, उस पावर बैंड में सबसे सही फ्यूल एफिशिएंसी जिस जगह मिल रही है उस साइकिल को एटकिंसन साइकिल कहते हैं। तो आप मान लो कि मतलब इस गाड़ी के हिसाब से कोई रिलेटिविटी नहीं है, आप मान लो कि आपको 1500 RPM से 1600 RPM के बीच में सबसे बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, तो एटकिंसन साइकिल उसके बीच में कहीं होगा, ये आप मान लीजिए, ठीक है। अब ये इंजन जो है उसी पावर बैंड में चलता रहता है। और कनेक्टिविटी कैसे काम करती है? 3 मोड है इसमें, EV मोड, हाइब्रिड मोड और इंजन ड्राइव मोड। ये मोड आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, गाड़ी अपने आप सेलेक्ट करेगी। अब मैं समझाता हूँ क्या सिस्टम है। तो मैंने आपको अंदर बताया था कि एक इंजन लगा हुआ है और 2 मोटर लगी हुई है, ठीक है। EV मोड में क्या होता है, इंजन चालू नहीं रहता है, जो बैटरी है जो पीछे लगी है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे ट्रैक्शन मोटर चलती है और ट्रैक्शन मोटर जो है व्हील्स तक पावर भेजती है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। बैटरी ट्रैक्शन मोटर को चलाएगी, पावर भेजेगी। ट्रैक्शन मोटर को मोटर नंबर 1 मान लो और दूसरी मोटर है जनरेशन मोटर, इसको मोटर नंबर 2 मान लो। ये EV ड्राइव मोड है। गाड़ी प्रॉब्ली स्टार्ट इसमें होगी, मतलब पिकअप इसमें लेगी और बीच बीच में भी जो है जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे चल सकती है। नेक्स्ट हाइब्रिड ड्राइव। हाइब्रिड ड्राइव में क्या है, इंजन जो है उसको जनरेशन मोटर जो है स्टार्ट कर देगी एक बार, फिर इंजन जो है पावर देगा जनरेशन मोटर को, ठीक है। यहां से पावर जो है जनरेशन मोटर को देगा, आउटपुट निकालेगा और जनरेशन मोटर वाया बैटरी होते हुए व्हील्स तक पावर पहुंचा देगा। सिंपल सा लॉजिक है। हाइब्रिड ड्राइव वो मोड है जिसमें मोस्टली गाड़ी जो है वो चलेगी। अब चाहे आप तो फास्ट एक्सेलरेशन करना चाहो या गाड़ी को लग रहा है कहीं ऊपर चढ़ना है, मोस्टली हाइब्रिड ड्राइव में चलेगी। अगर बैटरी लो है पीछे वाली तो भी गाड़ी हाइब्रिड ड्राइव में चलेगी। मोस्टली हाइब्रिड ड्राइव में गाड़ी चलती रहेगी। बट क्योंकि इंजन चल रहा है और इस गाड़ी में इंजन से डायरेक्टली भी पावर जा सकती है व्हील्स में, वो कब जाएगी? इंजन ड्राइव मोड, तीसरा वो मोड है जहां पे क्या होता है, इंजन एक क्लच जो है उससे दूर है व्हील से। अगर वो क्लच लॉक हो जाता है तो सीधा इंजन जो है वो पावर देता है व्हील्स को। ट्रैक्शन मोटर भी मीनवाइल पावर देती रहती है और इंजन जो है वो भी सीधा व्हील्स को पावर देता है। ये सिचुएशन कब आएगी ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्यूरेशन होगी जहां पे गाड़ी को ये लगेगा कि अभी अगर इंजन सीधा सीधा व्हील्स को पावर भेजे, एक सिंपल छोटा सा गियर है बीच में लगा हुआ, उस गियर के थ्रू सीधी पावर भेजे तो गाड़ी सबसे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पे चल रही है। तो ये काम बीच में होगा। अब वैसे तो होंडा का कहना है कि 80 से 100 के बीच में, 80 to 100 के बीच में मोस्टली होगा, बट मुझे पता है कि एज लो एज 50 भी हो सकता है और एज हाई एज 110 भी हो सकता है, डिपेंडिंग गाड़ी की सिचुएशन में है। गाड़ी कोस्ट कर रही है या हल्की सी अप जा रही है, हल्का सा डाउन जा रही है, किसी भी सिचुएशन में जो है इंजन को लगेगा तो वो सीधा क्लच लॉक करके गाड़ी जो है इंजन से चलाएगा। 3 मोड हो गए, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जब गाड़ी चाहेगी उस हिसाब से कंट्रोल करेगी, ठीक है। समझ गए? सॉर्टेड सीन है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना है आपको। बस ये ध्यान रखना है कि मेन काम मोटर का है यहाँ पे, जो कि 2 है, नंबर में 2 मोटर है। ट्रैक्शन मोटर व्हील से जुड़ी हुई है हमेशा, और गाड़ी EV मोड पे भी चल सकती है, गाड़ी सिर्फ इंजन पे भी चल सकती है, और गाड़ी जो है सिंक में भी चल सकती है, और मोस्टली उसी सिंक में चलेगी गाड़ी। स्पेशली आप ऐसे मत सोचो कि जब तेज़ स्पीड करनी है तब तो 100% इंजन चलेगा, ना 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 ना। इनफैक्ट जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड कर रहे हो तो हाइब्रिड मोड में चलेगी, मतलब इंजन मोटर को पावर देगा और मोटर जो है व्हील्स को चलाएगी। ये मामला है। अब चलते हैं चेंजेस क्या क्या है उनको बताता हूं मैं। आगे से शुरुआत करते हैं। पहला तो चाबी जो है वो वैसी की वैसी है जैसे रेगुलर आपको जो सिटी है उसकी देखने को मिलती है, यानी कि रिमोटली आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ब्लिंक हुआ और गाड़ी चालू हो गई।
इंजन की आवाज़ नहीं आई, सिर्फ एसी की नहीं, हाँ एक्चुअली इंजन की आवाज़ आ गई। एसी भी जो है वो चल गया है यहाँ पे। इंजन की आवाज़ प्रॉब्ली इसलिए आई क्योंकि गाड़ी जो है उसकी बैटरी लो होगी, इसलिए सीधा जो है इंजन से ही कर दिया, या फिर जो भी गाड़ी ने अपना अपना दिमाग लगाया और इंजन जो है चालू कर दिया है। मैं इसको, ये एसी चालू हुआ है ज़ोर से, मैं एक्चुअली इसको कर देता हूँ बंद, वरना आवाज़ ही आती रहेगी। एक्चुअली बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, 3 4, अब बंद हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों बंद ही नहीं हो रहा है मेरे को ऐसे बंद करना पड़ेगा। बंद हो जा भाई। वैसे तो अपने आप बंद हो जाता है अगर आप काफ़ी देर तक गाड़ी ना खोलो तो, बट मुझे तुरंत काम करना था। ओके ओके, तो बंद नहीं हुआ अपने आप, मैंने अंदर जाके बंद कर दिया। एनीवे ये यहाँ पे DRL है और यहाँ पे वाइट LED लाइट्स है, बहुत ही बेहतरीन लाइट है, कोई किसी भी तरह की शंका जो है हमें नहीं है। नीचे LED रिफ्लेक्टर बेस्ड फिर से है, तो वो यहाँ पे देख पा रहे रिफ्लेक्टर बेस्ड है, प्रोजेक्टर बेस्ड है। एक्चुअली प्रोजेक्टर बेस्ड है, थोड़ा सा वियर्ड सा प्रोजेक्टर जो है वो है। आगे कोई भी तरीके का फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं है, इनफैक्ट कोई भी रडार नहीं है, जबकि इसमें होंडा सेंसिंग यानी कि ADAS फीचर्स आते हैं। अभी उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ब्लू लोगो जो हो गया है साइड में, ब्लू है, दैट मीन्स ये हाइब्रिड व्हीकल है। जो मैंने आपको दिखाई थी थाईलैंड में, वो RS ट्रिम था, यहाँ से ब्लैक जो इस्तेमाल किया गया था, यहाँ नीचे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, और उसमें जो है अंदर ब्लैक इंटीरियर्स थे, साथ ही में यहाँ पे उसमें जो है RS लिखा हुआ था ZX की जगह, और यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश थी जो कि इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे RS नहीं दिया गया क्योंकि RS जो है थोड़ा सा महंगा है ZX के ऊपर, इवन थाईलैंड में भी। तो प्रॉब्ली प्राइस कंट्रोल करने के हिसाब से होंडा ने सोचा कि सोचो छोड़ो RS आप जो है रेगुलर वाला वर्जन दे दो, वही काफ़ी है। तो ये सब चीज़ें, मतलब बाहर जो है आपको ये 2-3 चेंजेस मैंने आपको यहाँ बताए, वही सेम व्हील्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। साइड में डिज़ाइन जो है उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है। थोड़ा सा अगर आप साइड बाय साइड खड़ा करके कंपेयर करो तो थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो ओवरऑल पीछे की तरफ ये जो टायर और इसके बीच का क्लियरेंस है उसमें आ जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, बिकॉज ड्राइव ट्रेन जो है वो थोड़ी सी अलग हो गई है, तो आपको ना एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी। नीचे देख रहे हो आप, जो लोअर हैंगिंग सा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा ठोस चीज़ नहीं लग रही है मेरे को यहाँ पे, बट ये डेफिनेटली अगर आप ख़राब सड़कों पे जाते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करेगा इन कंपैरिजन टू सिटी। हमने अभी तक कहीं टच नहीं किया जितनी भी चलाई है, बट हम इतनी कोई ख़राब रोड पे गए भी नहीं। आई डोंट नो, मतलब ये प्रैक्टिकल जब गाड़ी चलने लगेगी तभी जो है इसके बारे में लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे, भैया काम मतलब ये दिक्कत दे रहा है या नहीं दे रहा है। एनीवे, अब चलते हैं अंदर, बिकॉज अंदर बहुत सारी चेंजेस हैं। लेकिन उससे पहले ये जो आप कैमरा देख रहे हो, एज़ पर होंडा ये पर्टिकुलर मोनोकुलर कैमरा जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब रडार की इनको ज़रूरत नहीं है। और जो ब्रेकिंग होती है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है, या एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है, या जो पेडेस्ट्रियन सेंसिंग होती है वो, या फिर लेन डिपार्चर वगैरह जो होता है, वो सब ये अकेला कैमरा जो है वो कर देता है। और ये 120 मीटर्स तक काम करता है। ये कल हमें ब्रीफिंग में कहा गया, आई डाउट कि ये बारिश में उतना बढ़िया काम करेगा, और कुछ कुछ सिचुएशन में जब ये गंदा हो जाए तो उतना बढ़िया काम करेगा। हाउएवर ये ऑलमोस्ट वाइपर के उस जोन में आता है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही आता है वाइपर के जोन में। तो जब आप वाइपर मारेंगे तो ये साफ़ यहाँ से होता जाता है। तो वो एक वो चीज़ है ज़रूर कि हम ये आप साफ़ कर सकते हो, लेकिन बारिश में कैसा काम करेगा, फॉग में कैसा काम करेगा, ये अभी भी डाउटफुल जो है वो है। जो रडार बेस होते हैं वो बारिश फॉग वगैरह में बढ़िया काम करते हैं, तो उनमें कोई ऐसा डाउट जो है वो नहीं होता है। एनीवे, चालू कर लेता हूँ मैं, और इंजन भी चालू हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे EV मोड लिखा था, लेकिन इंजन चालू जो है वो यहाँ पे हो गया है। अब बात करते हैं कि क्या सब चीज़ें जो है अंदर चेंज है या क्या सब चीज़ें नहीं मिलती है। सबसे पहले तो जो रेगुलर होंडा सिटी है उसके मुकाबले आप देख पा रहे हैं कलर में फ़र्क है, मतलब थोड़ा सा आइवरी कलर का इस्तेमाल किया गया इंस्टेड ऑफ बीच। ओवरऑल जो है यहाँ पे कलर में फ़र्क दिखाई देता है। यहाँ पे ये वुडन फिनिश दी गई है, जबकि रेगुलर सिटी में कुछ और है आई बिलीव। हालांकि ये टच स्क्रीन वही दी गई है, एंड्रॉइड तो एप्पल कारप्ले आता है, लेकिन थोड़ा सा UI जो है ना इसका पुराना सा है। लेकिन काम वाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें कही गई है वो सब काम यहाँ पे करती है। कोई भी स्लोनेस या ऐसी कोई चीज़ जो है वो आप महसूस नहीं करेंगे। बाकी आई बिलीव लोगों को थोड़ा सा ऐसा अपग्रेड सा चाहिए था इसमें, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती है। अंदर भी कोई नई चीज़ इसमें ऐड नहीं की गई है, वही जो सब चीज़ें पहले थी वही है। स्टीयरिंग व्हील जब आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिशन में आप देखते हैं। ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का बटन है, यहाँ पे आपके पास में लेन की असिस्ट वाला बटन है, और जब आप ये दबाते हैं तो MID में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, उन पर भी अभी मैं जाऊँगा धीरे धीरे। और यहाँ पे आप नीचे पैडल शिफ्टर जैसे देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली पैडल शिफ्टर नहीं है, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है, तो उसके बटन यहाँ पे हैं। और इस तरफ जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, वही सब चीज़ें हैं। पहले वाली कॉल उठाना काटना है तो यहाँ पे, और आपके पास में जो बटन है वॉइस असिस्टेंस का वो यहाँ पे है, मतलब अगर आपको वॉइस असिस्टेंट यूज़ करना है तो। इधर आप ये देख पा रहे हैं ये वाइपर के कंट्रोल्स है, इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है उससे जुड़े हुए कंट्रोल है सारे के सारे। ये आपके पास में सारे कंट्रोल है वन टच अप डाउन के। हालांकि वन टच अप डाउन जो है वो आई थिंक इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में और नहीं मिलता है, मतलब सारे ऑटो अप डाउन जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं, ऑटो वन टच अप डाउन जो है दिए जाते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। बाकी ओवरऑल क्वालिटी
क्वालिटी वगैरह में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे लगता है जिस प्राइस पॉइंट की गाड़ी, एक मटेरियल की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए डैशबोर्ड वैशबोर्ड में, लेकिन फिट एंड फिनिश में आप एक भी कमी नहीं निकाल सकते हो होंडा की। ऊपर की तरफ, नीचे जो है मतलब आप थोड़ा सा इस एरिया से नीचे जाते हो तो आप निकाल सकते हो कुछ कुछ जगह पे कि हाँ थोड़ा सा और फिनिश बेटर हो सकती थी, लेकिन कोई भी जो है कंप्लेन करने लायक चीज़ नहीं है। इधर आपका हेडलाइट लेवलिंग है, ये जो है आपकी एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम है। बेसिकली जब ईवी मोड पे गाड़ी होती है तो आपको अलर्ट देना है नहीं देना है लोगों को, एक हल्की सी आवाज़ निकाल के उसका सिस्टम है। ये आपके पास में ऑब्वियसली ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का सिस्टम है। यहाँ पे होंडा सेंसिंग ऑन ऑफ करने का, अभी जब चलेंगे तभी जो है ये चीज़ एक्टिवेट होगी। मतलब बेसिकली गाड़ी के जो सेंसिंग फीचर है उसके बारे में ये बटन दिया गया है। इधर पावर बटन आपको मिलता है, ये लेन वॉच कैमरा है, लेन वॉच कैमरा इधर वाला है। इस कैमरा की क्वालिटी तो फिर भी एक्सेप्टेबल लेवल्स की है, मतलब इसमें तो कोई इशू आपको नहीं होगा। बट जो रियर कैमरा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं, इस कैमरा की क्वालिटी डेफिनेटली होंडा इंप्रूव कर सकता है। एक्चुअली जब मैं कैमरा में देख रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया ही लग रहा है, बट उतना बढ़िया एक्चुअल में असल में ये जो है नहीं लग पा रहा है। तो होंडा को डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सुधार करना चाहिए था अपनी इस पर्टिकुलर कैमरा की क्वालिटी में। एनीवे उसके बाद में इधर आपके पास में डिसेंट साइज का बॉटल हो रहा है, ये काफ़ी डीप है, कोई भी इशू से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ फ्यूल कैप खोलना है तो वो यहाँ पे है, ये आपके पास में इंजन हुड खोलना है तो वो है। यहाँ पे बढ़िया चौड़ा स्पेस है, कोई शिकायत उसमें नहीं है। और आपके पास में ये जो स्टीयरिंग है, ये टिल्ट टेलीस्कोपिक वे में जो है एडजस्ट हो पाता है। अब जब मैंने एडजस्टमेंट कर ही लिया है तो मैं दिखाता हूँ आपको MID। MID दिखाने से पहले ये जो आप देख पा रहे हैं ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा करने का सिस्टम है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्राइटनेस कम करनी, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी गाड़ी ईवी मोड पे आ गई है, AC चल रहा है। जी हाँ, ईवी मोड पे भी AC चलता है और एकदम साइलेंट है। सुनो आप, और रिवर्स में चलेगी एक थिंग, सुनो आप, एकदम साइलेंट है गाड़ी। AC में बंद कर दूँ, कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन गाड़ी चल सकती है। ये देखो, ये मैं ड्राइव मोड में डाला और गाड़ी जा सकती है, आगे जा रही है। गजब साइलेंस है, एकदम से चलती है। सारी हाइब्रिड्स एक्चुअली इनिशियली ईवी मोड पे स्टार्ट हो जाती है। एनीवे मैं आप वापस AC चालू कर लेता हूँ और आपको बाकी चीज़ें जो है वो बताना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास में MID जो दी गई है, इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई है। हमें बताता हूँ क्या क्या चीज़ें, एक एक चीज़ों की हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगी, बट आपको बेहतर समझाने के लिए वो डिटेल जो है वो ज़रूरी है आई बिलीव। अभी MID का 2 हिस्से हैं, मतलब इधर वाला जो है वो डिजिटल नहीं है, यहाँ तक एक स्क्रीन है, उसके उधर उधर एक स्क्रीन है। ये वाला पार्ट स्पीडोमीटर में डेडिकेटेड है। कोई भी टेकोमीटर जैसी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। क्या सब कुछ होता है, क्या क्या चीज़ें जो है हम इसमें देख पाते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो पावर चार्ज है, मतलब ये बेसिकली ये वाले डिस्प्ले में चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो पावर चार्ज पे आप क्लिक करोगे तो ये सिर्फ आपको ये दिखेगा, मतलब नीचे चार्ज हो रही है या ऊपर पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। टेकोमीटर नहीं है, टेकोमीटर जैसी जैसी सी लगती है, बट ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे इको ड्राइव, ये गाड़ी में बताएगा आप इकोनॉमिकल ड्राइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इकॉन मोड, AC का इकॉन ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो ये साइन जो है अपीयर होगा जाएगा। बेसिकली AC जो है वो एफिशिएंसी के हिसाब से चलना चाहिए या आपके कंफर्ट के हिसाब से, वो चीज़ें यहाँ कर सकते हो। पावर फ्लो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप ड्राइव करेंगे तो आप इसमें जो है अभी करंटली ये जो देख पा रहे हैं, मल्टीपल तरीके के मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। कभी जो है गाड़ी ऊपर नीचे चार्ज, मतलब इंजन जो है वो व्हील्स भी चला रहा है, बैटरी भी चार्ज कर रहा है। कभी आपको दिखेगा इंजन जो है वो डायरेक्टली व्हील ड्राइव कर रहा है, तो वहाँ पे एक बीच में गियर का सिंबल आ रहा है। अलग 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 साइन है। ये पर्टिकुलर आप जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, इसमें सारे मोड्स आपको बताए हुए हैं कि किस मोड में एक्चुअल में क्या हो रहा है। उसके बाद में रेंज एंड फ्यूल, मतलब आपने कितना क्या चलाया है और फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिल रही है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी यहाँ देखने को आपको मिल ही जाती है। और ऑब्वियसली इसमें A और B दो ट्रिप जो है यहाँ पे होती है। हमने ओवरऑल 237 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है और 17.3 की फ्यूल एफिशिएंसी दी है गाड़ी ने। एंड ट्रस्ट मी, हमने बहुत बुरी तरीके से भी इसको टेस्ट किया है कुछ कुछ जगहों पे और प्यार से भी चलाया है, तो ये फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली बहुत ही कमेंडेबल है। आई टेल यू, अगर इसकी जगह रेगुलर पेट्रोल सिटी होती तो 17.3 की जगह 10 की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे दिखा रही होती, बट ये इतनी दे रही है। तो मान लीजिए आप रेगुलर, मतलब आराम से चलाएंगे, रेगुलर आपके यूजेस के हिसाब से चलाएंगे, तो आई एम श्योर और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी जो है आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। एनीवे उसके बाद में जो है यहाँ पे ये आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहे हैं, ये ओडोमीटर है। यहाँ पे लेन वॉच असिस्ट वगैरह जब आप ऑन ऑफ करेंगे तो वो चीज़ें, सॉरी थोड़ा सा हिल गया कैमरा, वो चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाता रहेगा। और होंडा सेंसिंग फीचर्स जो है वो भी आप जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे और दिखाएगा, चलते वक्त अभी हम उसकी बात करेंगे। अब उसके बाद में ये होंडा सेंसिंग के 2-4 फीचर्स है, मतलब आपको लेन वॉच ऑन करना है, ऑफ करना है। एक्चुअली थोड़ा सा स्लो है ये, मतलब ये ऑन कर देता हूँ मैं। ओके, हट जा भाई। यहाँ पे जो है आपका कॉलिजन मिटिगेशन सिस्टम जो है वो आपको ऑन ऑफ करना है या नहीं करना है। कॉलिजन मिटिगेशन वगैरह जो है वो अपने आप वापस ऑन हो जाएंगे, चाहे आप एक बार बंद कर लो, जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब। ये फ्यूल इकोनॉमी जो है उसको डेडिकेटेड है कि आपने कैसे चलाई है, फ्यूल इकोनॉमी क्या मिल रही है वो दिखा रहे हैं। स्पीड एंड टाइम, अगेन ट्रिप जो है क्या क्या एवरेज टाइम आपने मेंटेन किया है। जी मीटर, ये क्या जी फोर्स लग रहा है, वो सब चीज़ें हैं, मतलब आई डोंट नो, बहुत थोड़ा गिमी की चीज़ है, बट हाँ है दी गई है। सेफ्टी सपोर्ट, यहाँ पे जो है आपको कई चीज़ें दिखाता रहता है। और अगेन आप जो है, जो बेसिकली ये बटन मैंने आपको दिखाया कि आप इस बटन को दबा के कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें अगर आपको डायरेक्टली एक्सेस करनी है तो आप इस जगह से कर पाते हैं।
पीछे आता हूँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में बहुत सारी सेटिंग्स जो है उसमें आप जाके देख सकते हैं क्या सब चीज़ें हैं। सबसे पहले डिफ्लेशन वार्निंग सिस्टम, टीपीएस वाला। हालांकि टीपीएस उतना ज़बरदस्त लेवल का नहीं है, बट डिफ्लेशन वार्निंग सिस्टम, क्लॉक सेटअप, ड्राइवर असिस्ट सिस्टम सेटअप, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्रीसीडिंग व्हीकल प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिस्टेंस, मतलब सामने वाली व्हीकल कितनी दूर हो जब आपको जो है मतलब वार्निंग दी जाए, वो नॉर्मल, फार, नियर क्या होना चाहिए, तो वो आप सेट कर सकते हैं। फार पे अभी ये सेट की हुई है। बैक हम आ जाते हैं, ओ बैक होने से पूरा ही बैक आ गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद में ये मैंने आपको ड्राइवर असिस्ट सेटअप में दिखाया है। ये वार्निंग सिस्टम ऑटोमेटिक क्रूज, सॉरी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में व्हीकल अहेड जो है वो जब उस आ रही है तो बीप जो है वो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कब आना चाहिए, वो रोड डिपार्चर मिटिगेशन सेटिंग जो है वो करनी चाहिए। जल्दी सेटिंग देनी है, नॉर्मल देनी है, बाद में देनी है, वो सब चीज़ें, या वार्निंग देनी है, सिर्फ आपको गाड़ी को करेक्शन नहीं करना है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैक बैक ओके, सेटिंग में फिर से एंटर करो। यहाँ पे आपके पास में मीटर सेटअप जो है उसमें एडजस्ट आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले जो है वो आपको सेल्सियस में दिखानी है, कम ज़्यादा दिखानी है, नहीं दिखानी। जैसे मान लो 37 दिख रहा है और मेरे को पता है कि भैया एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री कम है, तो मैंने यहाँ पे जो है -2 कर दिया तो गाड़ी अब 35 दिखाई। ये बहुत ही कमाल फीचर है, एडजस्टमेंट है। कई बार आपको लगता है गलत दिखा रहा है तो वो जो है वहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ हो सकता है। ठीक है, फ्यूल बैकलाइट, फ्यूल एफिशिएंसी की बैकलाइट जो है वो आपको ऑन ऑफ रखनी है या नहीं रखनी। फ्यूल एफिशिएंसी बैकलाइट जो है एक्चुअली मैं फ्यूल एफिशिएंसी बैकलाइट यहाँ पे अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ पे जो बैकलाइट है वो यहाँ पे ऑन ऑफ हो रही है। अगर आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं आई डोंट नो, ये मैंने यहाँ पे चालू करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये चालू करूँगा और ये देखो आप फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे दिखाता रहता है। ये काउंटर यहाँ आ जाता है, पीछे आते हैं हम और यहाँ पे जो है डोर सेटअप और उसके बाद में कीलेस एक्सेस का सेटअप वगैरह वगैरह ये आपसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। लाइटिंग सेटअप भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हाई बीम जो है वो फीचर आता है, वो ऑन ऑफ रखना है नहीं रखना। इंटीरियर लाइटिंग, डिम ड्यूरेशन, हेडलाइट ऑटो ऑफ टाइमर, मतलब सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट इल्यूमिनेशन सेंसिटिविटी, इसकी क्या सेंसिटिविटी होती है, इसको मैं हाई कर देता हूँ एक्चुअली। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाता है। थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है इधर उधर नेविगेट करने में, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कोई बटन वगैरह भी नहीं है। वो दे दिए जाते थोड़ा और बेहतर लगता है, बट ऐसा कुछ खास जो है मेरे को मतलब कमी भी जो है इसमें नजर नहीं आती। ऑटो डोर लॉक, अनलॉक, वॉक अवे लॉक, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप चाबी जेब में रख के दूर जाते हो तो गाड़ी अपने आप लॉक कर देती है। कीलेस लॉक का नोटिफिकेशन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी लॉक, टाइमर, ऑटो फोल्डिंग डोर मिरर वगैरह वगैरह सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। एनीवे ये बहुत सारी सेटिंग है और भी 1-2 सेटिंग है, मतलब उसमें सब में डिटेल में नहीं जा सकता। डिस्प्ले आपको कस्टमाइज करनी है तो उसका सेटिंग आपके पास में यहाँ पे डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें दिखानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं दिखानी। मैंने अभी करंटली सब चीज़ें ऑन कर रखी है ताकि मैं आपको बता पाऊँ। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे जो है वो अपीयर हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्यूल जो है वो कितना है उसको आप देख पाएंगे। लगभग लगभग मान लीजिए अगर आप सही तरीके से चलाते हो तो ऑन हाईवे अगर आप अच्छे से फ्यूल एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो ये पर्टिकुलर गाड़ी आपको एक टैंक में 1000 किलोमीटर तक की रेंज दे पाती है, विच इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। मतलब वो किसी भी मायनों में कम रेंज जो है वो नहीं है। एनीवे तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल होती है, मतलब एमआईडी में ये सब चीज़ें दिखती है। उसके अलावा भी 1-2 इन्फॉर्मेशन इधर उधर दिख जाती है टाइम टू टाइम। अभी आते हैं इस पर। ये आपके पास में जो डिस्प्ले दी गई है वही पुरानी वाली है, जैसे पहले आती थी वही की भी चीज़, उसमें कुछ अलग जो है यहाँ पे नहीं है। हाउएवर मतलब डिसेंट है, कुछ ऐसा बड़ा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। सेम थिंग गोज विद दी ऑडियो सिस्टम, जो साउंड आती है वो भी डिसेंट है, उसमें भी कुछ ऐसा खास जो है वो चीज़ नहीं है। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे थोड़ा सा इसमें होंडा को जो है करना चाहिए था, मतलब लोकली थोड़ी सी बेटर सोर्सिंग करके एक अच्छी सी डिस्प्ले लानी चाहिए थी। या तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले वाली हो जाती, या फिर वायरलेस चार्जर जो है यहाँ पे दे दिया जाता, या सीट्स में वेंटिलेशन या पावर्ड सीट जो है वो दे दी जाती। कुछ भी एक चीज़ इनमें से दी जाती तो ज़्यादा थोड़ा बेहतर होता। हाँ, सीट्स है बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी में एक्चुअली कोई भी कमी नहीं है। सीट्स कंफर्टेबल है, राइड अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, सब चीज़ें जो है बेहतर है, स्पेस अच्छा है। बट तो कुछ कुछ गिमी की फीचर जो है जो कि लोग अब डिमांड करते हैं वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कुछ देनी चाहिए थी। एनीवे नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास में 2 यूएसबी स्लॉट है। ये फोन वोन रखने के हिसाब से एक और स्लॉट है, मैं बाहर निकालता हूँ वरना फोन भूल जाता हूँ यहाँ पे। इधर आपके पास में 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये जो आप देख पा रहे हैं एरिया, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आपके पास में दिया गया है। उसके बाद में इधर और स्पेस है थोड़ा सा, कहीं पे भी वायरलेस चार्जर रिकमेंडेड किया जा सकता था, बट कुछ भी ऐसा वायरलेस चार्जर जैसी चीज़ जो है रिकमेंडेड नहीं की गई है। उसके बाद में नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास में 2 बॉटल होल्डर, हालांकि बॉटल घुसा नहीं पाओगे आप क्योंकि यहाँ जो है टच होने लग जाएगी, छोटी बॉटल से जो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। PRNDB, जी हाँ, बी मोड देख पा रहे हैं आप। ये बी मोड बेसिकली ब्रेक मोड है, जिसमें आप डाउनहिल जाएंगे तो इंजन ब्रेकिंग कितनी होनी चाहिए उसमें भी आप जो है उसका लेवल जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज अगेन अ वेरी नाइस थिंग। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऐड किया गया जो कि थोड़ा सा स्पेस यहाँ क्रिएट कर देता है। आई बिलीव इसको थोड़ा और डीप करके कुछ और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था, बट एनीवे इतना ही है। ब्रेक होल्ड फंक्शन जो कि आप प्रॉब्ली हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहेंगे ट्रैफिक में, वो आपको हेल्प करता है। ये आपके पास में थोड़ा सा ग्लो बॉक्स है, उसके ऊपर ये जो है ये आगे पीछे नहीं कर सकता है, बट डिसेंट कंफर्ट जो है इसका है, कोई भी ऐसा शिकायत आपको नहीं होगी। इधर आपके पास में ग्लो बॉक्स है जो कि एक्चुअली ठीक साइज का है, कोई भी कूल्ड या लाइट वाइट नहीं है, बट ठीक साइज का है, कोई शिकायत उससे जुड़ी हुई नहीं है। ऊपर वही इलेक्ट्रोक्रोमिक आरवीएम है और सारे कंट्रोल है आपके, उसमें सनरूफ ऑब्वियसली मिलती है।
जिसमें ये मैनुअली जो है वो खिसकाना पड़ता है आपको, पीछे अपने आप चला जाता है, बट जब आप बंद करेंगे तो मैनुअली जो है आपको वो ओवरऑल इसको लगा के कुछ बीच में आ गया तो इसने पीछे कर दी। एनीवे तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है, लाइट एलईडीज़ मिलती है, विच इज़ ए गुड थिंग। आपके पास में ये जो है ये एक्सटेंड नहीं होता है, यहीं तक ही रहता है। और ये पर्टिकुलर मतलब जो वैनिटी मिरर है इसमें कोई वैनिटी लाइट जैसी चीज़ नहीं दी जाती है, ठीक है। ORVM वगैरह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। मैं गाड़ी फिर से जो है, हाँ सीट जो है उसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट मैं सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और आपको रियर में दिखाता हूँ कि कितना स्पेस है। एक्चुअली अच्छा खासा स्पेस है, लेकिन रियर में जाने से पहले मैं आपको बूट दिखाता हूँ, बिकॉज बूट वो जगह है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा लोगों को कंसर्न में रखेगी, क्योंकि बूट में लगी है बैटरी, जो कि आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। वो बैटरी जो है बूट में या नीचे लगी हुई है, और उसकी वजह से बूट जो हो गया है एक छोटा। जो मैंने थाईलैंड में गाड़ी देखी थी, उस वाली गाड़ी में क्या था, एक्चुअली मेरे कैमरा की बैटरी लो रही है, शायद कभी भी बंद हो सकता है। थाईलैंड में जो गाड़ी देखी थी मैंने, वो वाली गाड़ी में क्या सिस्टम था कि मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा, उसमें ये बूट और ज़्यादा नीचे था, बिकॉज उसमें स्पेयर टायर नहीं आता था। इंडिया में स्पेयर टायर जो है थोड़ा देना जरूरी है, होंडा ने ये इंटरनली स्टडी किया, और जो एक छोटा सा स्पेस सेवर दिया गया, मतलब काफ़ी छोटा है ये, और उसके नीचे जो है टूल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे रख दिए गए हैं इस जगह पे, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया गया जिसमें आप और कुछ चीज़ें जो है रखना चाहें, छोटा मोटा सामान, छोटा मोटा बैग जो है, लैपटॉप बैग टाइप का बैग तो यहाँ रख सकते हैं। इस वजह से बूट जो हो गया है 306 लीटर का, और थोड़ा कम यूजेबल जो है वो चीज़ यहाँ हो गई है, क्योंकि वो जो एरिया है नीचे, मतलब बेसिकली ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ, इसके नीचे वाला, वहाँ पे लगी है मोटर, वहाँ पे लगी है बैटरी। जो बैटरी पैक है छोटा सा ही है, बट वहाँ लगा है। ऑल्सो बैटरी पैक जो है उसको कूलिंग का भी उसका ध्यान रखा गया है। तो होंडा उन मैन्युफैक्चरर्स में से नहीं है जो कि भैया बैटरी पैक हमने लगा दिया, अब चाहे आग लगे चाहे कुछ भी हो जाए हमें नहीं पता। अगर होंडा ने कोई चीज़ दी है तो वो इंश्योर करते हैं कि उसमें कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो वाली मतलब ब्रांड का रहा है, भले ही लेट हो जाए कुछ ही हो जाए, लेकिन चीज़ ऐसी देंगे जो काम आए। तो यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बैटरी जो है वो हल्की हल्की एयर सक करती रहती है और वो कूलिंग करती रहती है। तो ये वाली चीज़ है। एक्चुअली यहाँ पे बढ़िया ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है, एयर बाहर आ रही है अंदर जा रही है पता नहीं है, बट यहाँ पे जो है टेक्निकली तो अंदर सक करना चाहिए ये। और इधर है बढ़िया स्पेस भाई साहब, बढ़िया। इनफैक्ट इस गाड़ी में ऊपर भी जो है डिसेंट स्पेस है। हाँ मतलब 6 फुट का कोई बंदा होगा टच वच हो जाएगा ऊपर, बट फिर भी मतलब हाँ थोड़ा बहुत ब्रश करेगा, बट फिर भी जो है अच्छा स्पेस है, बढ़िया कंफर्ट है, अच्छा थाई सपोर्ट है। नीचे की तरफ आपको AC वेंट्स मिलते हैं, बट डेडिकेटेड तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेड उनमें कुछ भी क्लाइमेट कंट्रोल कर पाओ, बट है। और 2 12 वोल्ट के सॉकेट मिलते हैं। आई थिंक होंडा को यहाँ पे एक 12 वो USB टाइप सी वगैरह को दे देनी चाहिए थी। 2 12 वोल्ट के सॉकेट का आदमी क्या करेगा, बट एनीवे अपने हिसाब से आप जो है उसमें वो लगा सकते हो चार्जर वगैरह। यहाँ पे एक फ़ोन डालो, यहाँ पे एक फ़ोन डालो, यहाँ पे मैगजीन डालो, यहाँ पे एक फ़ोन डालो, यहाँ पे एक फ़ोन डालो, यहाँ पे मैगजीन दे पालो। ये मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़ोन होल्डर रखने वाली गाड़ी जो है वो यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद में बीच में आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ दिया गया है, जो कि काफ़ी नीचे चला जाता है, थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, मतलब काफ़ी नीचे चला जाता है एक्चुअली। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिलती हैं, LED वाली 2 लाइट्स है। और एक अच्छी चीज़ उसके साथ में एक बुरी चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपकी धूप कंट्रोल करने की काम आती है, बट आई वुड प्रेफर कि इसके साथ साथ यहाँ पे भी सन ब्लाइंड दिए जाते, एटलीस्ट वो नहीं दिए जाते, यही दे दिए जाते तो और ज़्यादा मैं खुश होता, बिकॉज साइड में से धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक ठाक बड़ी ग्लासेस है, क्लस्ट्रोफोबिक जैसी कोई भी फीलिंग जो है गाड़ी में नहीं है, लेकिन साइड में ब्लाइंड्स जो है कर्टन यहाँ पे देने जो है वो एक बढ़िया फीचर एक्चुअली हो सकता है मैन्युफैक्चर, उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑल्सो काफ़ी बढ़िया हेडरेस्ट जो है गाड़ी में है। गाड़ी 6 एयरबैग्स के साथ में आती है, एक ही वर्जन आएगा, यही टॉप एंड ही, और साथ ही में गाड़ी को जो है 5 स्टार मिले हैं एशियन एनकैप में, जो कि डेफिनेटली अगेन जाएगी तो ग्लोबल एनकैप में मिल जाएंगे, क्योंकि एशियन एनकैप थोड़ा हार्ड ही है ग्लोबल एनकैप से, तो वो भी चीज़ यहाँ पे जो है डेफिनेटली मिल जाएगी। सनरूफ भी दी गई है जो मैंने आपको दिखा दी है, तो भैया सेफ्टी सनरूफ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। मुझे ये देखना है कि गाड़ी चलाते वक्त जो जो कहते हैं ना 3 तरीके के मोड है, ये सोफिस्टिकेशन भैया कितना है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि चलाने में मज़ा ख़राब हो रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो चलाने में अच्छा खासा मज़ा आता है, मतलब जो होंडा सिटी है उसको। तो लेट्स सी, ड्राइव करते हैं। ओके जी, तो ड्राइव करते हैं अब होंडा सिटी। डी मोड में मैंने डाली है गाड़ी और इलेक्ट्रिक मोड में स्टार्ट हुई है। EV वहाँ लिखा आता है, जब भी इलेक्ट्रिक मोड में शुरू होती है गाड़ी कोई आवाज़ नहीं है, फिर एकदम से इंजन चालू हो जाएगा। हालांकि आवाज़ अंदर आती है बहुत ही कम, अगर आपने AC को जो है ब्लोअर स्पीड को 2 या 3 पे सेट कर रखा तब तक तो आवाज़ आ जाएगी, उससे ऊपर करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब इंजन चालू हुआ। और सीधा गाड़ी जो है हाइब्रिड मोड पे आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी जो है हाइब्रिड मोड पे रहेगी। ये गाड़ी अपने हिसाब से डिसाइड करती रहेगी कि भैया हाइब्रिड मोड पे जब वो है तो उसको जो बैटरी है वो चार्ज करनी है नहीं करनी है। बैटरी पूरी 100% चार्ज हो जाए ऐसा तो कोई लॉन्ग ट्रिप्स पे ही होगा, यूजुअली बैटरी ड्रेन होती रहेगी, चार्ज होती रहेगी, ड्रेन होती रहेगी। बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपकी गाड़ी जो है
मतलब यहाँ पे गियर का आइकन बना हुआ आ जाएगा, जिसका मतलब होगा कि इंजन से डायरेक्ट जो है पावर मिली। जैसे अभी गियर बना हुआ आ गया, 72 के आसपास मेरी स्पीड है, हल्का हल्का एक्सेलरेट भी कर लूँगा मैं तो भी गाड़ी जो है डायरेक्ट इंजन से चलती रहेगी। इस जस्ट की कहीं ज़्यादा बड़ी चढ़ाई आ गई या मैं थोड़ा ज़्यादा फ्लोर कर दूंगा तो गाड़ी इंजन हटा के वापस जो है मोटर के थ्रू पावर आउट करने लग जाएगी। इंजन ऐसा नहीं है कि एक सेट आरपीएम पे ही हमेशा रहता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल अभी मैं आप फ्लोर करता हूँ इसको, मैंने फ्लोर कर दिया, आप इंजन सुन रहे हैं, अब एक गियर शिफ्ट जैसा लगेगा कुछ, ये देखो एक गियर शिफ्ट जैसा लग रहा है, हालांकि कोई भी गियर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। इस जिसकी इंजन जो है वो अपना मिमिक कर रहा है, ऐसे बता रहा है आपको जैसे कि गियर शिफ्ट हो रहे हैं, वो फील आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कोई गियर शिफ्ट जैसी चीज़ जो है यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि गियर है ही नहीं। वो आपको शिफ्ट जो है वो फील भी ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि जब आप मतलब ऐसा कोई शिफ्ट होता ही नहीं है तो शिफ्ट वाली फील नहीं आती, बस वो इंजन की साउंड चेंज वाली फील आती है। अभी मैंने क्योंकि वापस एक्सेलरेटर पर नॉर्मल प्रेस कर लिया तो 83 पे, बट इंजन ऑनली मोड से चल रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, इंजन व्हील को भी चला रहा है, दोनों काम जो है वहाँ पे इंजन कर रहा है। तो बेसिकली मतलब जब ज़्यादा फ्लोर करोगे तो हाइब्रिड मोड पे आ जाएगी, जब आप स्लो चला रहे हो लेकिन पिकअप की रिक्वायरमेंट है तब हाइब्रिड मोड पे रहेगी, और मोस्टली 60 से नीचे जो है इंजन ऑनली मोड पे गाड़ी जाती ही नहीं है। अब ये चीज़ें जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये उतनी ज़्यादा आपके काम की नहीं है। आपके काम की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या इन सब चीज़ों के बीच में जब गाड़ी स्विच हो रही होती है तो आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। बीच में एक वर्ड बोलना चाहता था मैं जो कि सही नहीं लगता, लेकिन नहीं पता चलता है यहाँ पे कि कब गाड़ी जो है ईवी पे है, कब कहाँ है। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो आपका सिस्टम लगा हुआ है, इससे अगर आप देखोगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि गाड़ी कौन से मोड पे कब कहाँ जा रही है। लेकिन अगर आप इसको हटा दो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हटा के यहाँ पे पावर / चार्ज वाले मोड पे आया हूँ, जिसपे एक फेक टेकोमीटर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो उस टाइम पे तो भैया कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी कौन से मोड पे है, कहाँ है। हाँ अगर ईवी पे आ जाती है गाड़ी, कभी कभार ईवी मोड पे आ जाती है, जैसे ये मैंने एक्सेलरेटर छोड़ दिया और अभी चार्ज मोड पे आ गई है, ये तो ईवी मोड पे आ गई, तो यहाँ ईवी जरूर लिखा जाता है, और उस टाइम इंजन ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, तो मतलब इंजन तो बंद ही हो जाता है कम्प्लीटली, तो आपको हल्का सा वो पता चल जाता है अगर आप स्मूथ रोड पे हो तो वो ट्रांजिशन के दौरान पता नहीं चलना, दैट इज़ वॉट नेसेसरी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि हाँ भैया स्मूथनेस गजब की है। अब बात करते हैं जो रेगुलर सिटी है उसके मुकाबले यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। देखो रेगुलर सिटी जो है उसके मुकाबले यहाँ पे ओवरऑल जो डायनामिक्स है, जो डिफरेंसेस हैं मतलब राइड या हैंडलिंग वगैरह में, बिल्कुल भी नहीं है। एकदम बढ़िया हैंडलिंग है, बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी इस गाड़ी की है, और साथ ही में आपके पास में जो ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स, विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ वैसी की वैसी ही है। जिस तरीके से पीछे वेट बड़ा है वो फील नहीं होता है। सस्पेंशन में इनफ ट्यूनिंग कर दी गई है उस वेट को हैंडल करने के लिए, कुछ भी पता नहीं चलता है कि भैया गाड़ी रियर से हल्की फुल्की हैवी हो। इनफैक्ट अभी हम गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं और बूट भी जो है वो भी पूरा लोडेड है, उसके बावजूद गाड़ी की बहुत अच्छी डायनामिक्स है, किसी भी तरीके की कोई तकलीफ जो है वो हमें नहीं हो रही है। एक और चीज़ गाड़ी के बारे में वो ये कि ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सी ऑड लग सकती है आपको। मतलब वैसे तो बहुत ही स्मूथ है, कुछ नहीं, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा बैक टू बैक अगर स्विच कर लोगे एक पेट्रोल इंजन में और एक EHEV में, तो आपको इनिशियल लगेगा कि मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, बट वो ब्रेक थोड़े अलग से लग रहे हैं। वो अलग से इसलिए लगते हैं क्योंकि इनिशियली रीजनरेशन जो है वो होता रहता है, तो रीजनरेशन वाला जो हेड नॉट हल्का सा आता है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तेज प्रेस कर दोगे तब, अगर रिक्वायरमेंट होगी तब जाके गाड़ी जो है वो स्विच होती है और आपके हाइड्रोलिक ब्रेक जो रेगुलर जैसे काम करते हैं वैसे काम करना शुरू करता है, अदरवाइज जो है वो आपको बहुत ही कम पता चलेगा। एक बी मोड भी आता है यहाँ पे, जो कि मैं आपको वॉक अराउंड के टाइम पे बता रहा था। बी मोड बेसिकली हमें टेस्ट करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, बट एज़ पर होंडा ये ब्रेक मोड है। जब आपकी गाड़ी डाउन हिल आ रही है ज़्यादा तो इंजन ब्रेकिंग जो है और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, और वो जो है रीजनरेशन वहाँ पे होता जाता है। टेक्निकली इंजन ब्रेकिंग टर्म मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजन कोई ब्रेकिंग यहाँ कर नहीं सकता है। बेसिकली वो मोटर वगैरह जो है वो रीजनरेशन उसका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो ओवरऑल वहाँ पे है। अब मुख्य बात कि भैया फ्यूल एफिशिएंसी का क्या हाल है, तो हमने इसको ढंग से मतलब ऐसे मिमिक किया है, थोड़ा सा तो टेस्ट भी किया, मिमिक क्या किया मतलब अपने हिसाब से कि कितनी क्या चल सकती है, और एकदम रगड़ने के बावजूद गाड़ी जो है लास्ट 44 किलोमीटर में 16.8 की फ्यूल एफिशिएंसी दे पा रही है। माइंड यू ये तब है जब मतलब हम ढंग से एक्चुअली इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार से रेव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक डिस्ट्रैक्शन आ गया बीच में मर्सिडीज़ का, और डिस्ट्रैक्शन को हटाते हैं हम। उसके बाद में जो है यहाँ पे मतलब प्रॉबली लेट्स से कि हमने जो गाड़ी जो लंबे ड्यूरेशन पे चलाई, अगर हम प्यार से चलाते रहेंगे प्रॉब्ली लेट्स से जिस तरीके से मोस्टली आप चलाते हो और हार्ड एक्सप्लोरेशन ना करो, तो 4 लोगों के साथ में मुझे लग रहा है ये अराउंड 21-22 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी तो निकाल ही रही है।
और आप बहुत केयरफुली चलाने वाले हो, फ्यूल एफिशिएंसी निकालने के हिसाब से चलाओगे तो आई एम डैम श्योर ये 24 प्लस फ्यूल एफिशिएंसी जो है वहाँ पे पहुँच जाएगी। अब मैटर ये है कि आपको ये फ्यूल एफिशिएंसी डीजल भी दे सकता है, मतलब इतनी फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप प्यार से चलाओ तो जी हाँ डीजल भी दे सकता है, बट इट्स अबाउट ओवरऑल कैलकुलेशंस जो आपको करनी होती है कि भैया डीजल की 10 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, हाइब्रिड की ज़्यादा मिलेगी, उसमें मेंटेनेंस कम होगा, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, इसमें मेंटेनेंस कम होगा। तो वो कैलकुलेशंस जो है वो ओवरऑल बैठने के बाद में अगर आपकी डिसेंट रनिंग है, प्रॉब्ली लेट्स से महीने की अगर आपकी रनिंग 1500-2000 किलोमीटर है तो आई बिलीव आपको हाइब्रिड लेना ही ज़्यादा सेंसिबल बनेगा। लेकिन इट डिपेंड्स कि होंडा प्राइस क्या रखती है, मतलब उसके बाद में इस पर और ज़्यादा प्रॉपर कमेंट किया जा सकता है। पता चले होंडा जो है आपसे पेट्रोल के ऊपर 10-12 लाख रुपये ऊपर मांग ले, फिर तो आप बोलोगे यार ये कौन सा सेंस बनता है। बट जस्ट इन केस वो 4-5 लाख रुपये मांगे तो फिर तो जो है चीज़ सेंस बना सकती है। एनीवे 4-5 लाख भी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। इस जस्ट होंडा सेंसिंग दे दिया गया है, होंडा सेंसिंग नहीं दिया जाता तो जो है थोड़ा ज़रूर ये बात हो जाती कि और प्राइस कंट्रोल करने में मदद मिलती। कोई रडार नहीं है, कैमरा बेस्ड है, लेकिन वी आर सरप्राइज्ड कुछ कुछ जगह पे लेन मार्किंग नहीं होने के बावजूद गाड़ी जो है डिटेक्ट करती है रोड की एज कौन सी है, विच इज़ वेरी नाइस। मतलब वो देख के काफ़ी सरप्राइज में हुआ कि काफ़ी एक्यूरेट ये सिस्टम काम कर रहा है। बट अगेन कैमरा बेस्ड है तो उसके अपने लिमिटेशंस है। जब भी बारिश का सीज़न होगा तो आई एम श्योर प्रॉब्लम्स आएगी, इस पर मिट्टी लगेगी तो आई एम श्योर प्रॉब्लम्स आएगी। अगर वो बारिश के टाइम पे भी हैंडल कर ले काफ़ी सारी चीज़ें तो फिर तो होंडा ने जो देखो भैया कमाल ही काम कर दिया कहना पड़ेगा। बट वैसी सिचुएशंस हमारे पास में थी नहीं कि हम उसको टेस्ट करके जो है आपको बता पाएँ, तो मैं इतना कुछ कॉमेंट जो है उस पर करूँगा नहीं अभी। उसके बाद में बात आती है कुछ बचा क्या, देखो ब्रेकिंग एसी परफॉर्मेंस अच्छी है। एंड क्योंकि ईवी मोड पे जाते टाइम भी एसी बंद नहीं होता है तो आप ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े हो तो भी जो है एसी बंद नहीं होता भाई, एसी एकदम फुल परफॉर्मेंस देता है। तो भले ही ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप में क्या होता है ना कि जैसे इंजन बंद हुआ तो एसी बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे बस एयर सर्कुलेशन होती है। यहाँ वो सिस्टम नहीं है, एसी चलता रहता लगातार, विच इज़ वेरी नाइस। और एक्चुअली ईवी मोड में भी गाड़ी में अच्छी खासी पावर है, तो ऐसे अभी जैसे देखो चढ़ाई है और मैं अगर हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करूँगा तो ईवी मोड में ही चढ़ जाएगी, बशर्ते बैटरी चार्ज हो, पावर फ्लो बैटरी डिसेंटली चार्ज है। और देखिए ईवी मोड भी अब चालू हो गया, हाइब्रिड मोड चालू हो गया यहाँ पे, और अब तो इंजन मोड चालू हो गया। एक्चुअली देखो गाड़ी कैलकुलेशन है गाड़ी की, गाड़ी को लग रहा है अभी इंजन मोड में सबसे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी निकाल रही है गाड़ी, तो इंजन मोड में गाड़ी चल रही है। 65 है, ऊपर चढ़ रही है। आई टेल यू क्या फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे निकल रही होगी। ओके वापस हाइब्रिड मोड में आ गई है आई बिलीव गाड़ी। एक्चुअली ये पता ही नहीं चलता है कब हाइब्रिड मोड में आ रही है, कब अभी हाइब्रिड मोड में आ गई गाड़ी। और फ्यूल एफिशिएंसी जो है अराउंड 10 के आसपास है, और जैसे ही डाउन हिल जाने लगूंगा फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हो सकता है वापस ईवी मोड में भी आ जाए, उसका भी कोई पता नहीं है। अभी तक तो हाइब्रिड मोड में कंटिन्यू कर रही गाड़ी। मैं आपको वापस बताता हूँ, अभी तक तो हाइब्रिड मोड में है गाड़ी, और अब जो है ईवी मोड में आ गई भी। और ऑब्वियसली ईवी मोड में आएगी तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी, वो तो इंजन जो है 50 के kmpl प्लस से ऊपर ही बताता है फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ पे, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो गाड़ी अपना बेस्ट कैलकुलेशन करके फ्यूल एफिशिएंसी निकालती है, आपको उसका दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो स्विच होता है वो आपको पता नहीं चलता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। गाड़ी में अभी भी चलाने लायक परफॉर्मेंस, एक्चुअली 4 लोग बैठने के हिसाब से तो जो पेट्रोल है उससे तो फार बेटर परफॉर्मेंस लग रही है। हाँ आउटराइट फास्ट नहीं लगती है, दो फास्ट है 0.4 सेकेंड थोड़ा तेज है ये, बट इतनी फास्ट लगती नहीं आउटराइट। लेकिन 4 लोग बैठने के बावजूद जो टॉर्क है वो हेल्प करता है, आपको रियलाइज़ नहीं करने देता। अंडर पावर जैसी कोई भी सिचुएशन आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो जी बात ऐसी है कि मतलब मुझे यूँ एक शब्द में या 2 शब्दों में सिटी हाइब्रिड के बारे में बताना हो या सिटी EHEV के बारे में बताना हो तो मैं बोलूँगा कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। मतलब ज़्यादा शोशेबाजी नहीं है, जो चीज़ दी गई है वो एकदम इतनी ज़्यादा एक्यूरेट और इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करती है कि आपको पता चलेगा इसको चला के कि ये प्रॉपर जापानीज़ टेक है। यानी कि जो चीज़ दी गई है वो किसी रीज़न की वजह से है और वो उस रीज़न को सर्व करती है प्रॉपरली। ऐसा ठीक है, कमियां निकालने को मैंने कई कमियां निकाल दी, कई फीचर्स मिसिंग है, कई चीज़ों में प्राइजेस जो है उस पर संचय है। मेरे ख्याल से प्राइस जो है वो होंडा अगर 2.5 से 3 लाख के आसपास इंक्रीज़ कर पाए, उस ब्रैकेट में ले पाए तो मज़ा आ जाएगा। अगर वो 4-5 लाख वाले गैप में चले जाते हैं फिर तो मुश्किल जो है चीज़ें हो सकती है। और एक शोरूम प्राइजेस अगर 21 लाख या 20 लाख से ऊपर जाती है फिर लोग जो है सोचेंगे कि क्यों उनको सिटी लेनी है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गलत जोन में चीज़ें जा सकती हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।